हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 3 है, यूनिट नंबर 1 +1 फिजिक्स। ओके, लास्ट टाइम बच्चों हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में, उनके कितने टाइप होते हैं, कौन से फैक्टर पर डिपेंड करती है, क्या उनकी प्रॉपर्टी। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ लॉ। बच्चों एक्चुअल में फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। फिजिकल क्वांटिटी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। कंजर्व का मतलब ये समझ सकते हो, यानी टाइम के साथ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, यानी उसका वन टाइम डिफरेंशिएशन है ना, 0 के बराबर होगा। टाइम के साथ उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, कंजर्व क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, कंजर्व क्वांटिटी। और जो जो उनके बेसिस पे हमने 4 टाइप के लॉ बना रखे हैं कंजर्वेशन लॉ। ये 4 टाइप के होते हैं: कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जो फिजिकल क्वांटिटी इनको वोलेट कर देती है उसका फिजिक्स में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और इनका कंसेप्ट से हम काफी टाइप के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, मतलब काफी हेल्पफुल है हमारे लिए कंजर्वेशन लॉ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप एक स्टेटमेंट 10 से या काफी पहले से पढ़ते आ रहे हो, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नोर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना तो एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, ना हम क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक फॉर्म को, एक रूप को दूसरे रूप में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो ये स्टेटमेंट तो हम लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, द टोटल सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी in the universe is constant। यानी टोटल जो सम होगा ऑल टाइप एनर्जी का यूनिवर्स के अंदर वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, यानी वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, या फिर आप ये भी लिख सकते हो बच्चों, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड, neither be created nor be destroyed, nor be destroyed, but it can be transferred from one form to another। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। इनमें से एक स्टेटमेंट आप याद रख सकते हो। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ऐसे प्रोसेस है जिनके अंदर फिजिकल क्वांटिटी कंजर्व है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको ये पॉइंट बता देता हूँ, फिजिकल क्वांटिटी या क्वांटिटी हम उसको बोलेंगे विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सके, माप सके, उसका क्या नाम रखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स, डिस्टेंस, ओके, और भी काफ़ी, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब ये जो वर्ड है ना, कंजर्वेशन का मतलब बच्चों क्या है कि टाइम के साथ इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर टाइम के साथ कोई चेंज ना हो तो वो क्या बोलेंगे, कंजर्व क्वांटिटी, या क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। और टाइम के साथ जब भी चेंज नहीं होता ना, तो आपको एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी कितना आएगा, 0। अगर ये कंडीशन कोई क्वांटिटी हमारी सेटिस्फाई कर देती है तो इसका मतलब क्या है, वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि आपने अब आगे पढ़ोगे कि कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0 आता है। ओके, ये मैथमेटिक्स का रूल है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का
एग्जाम्पल देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल बच्चों, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो फॉल हो रहा है, अर्थ पे फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पर्टिकुलर हाइट पे था कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ पे फॉल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, अगर वो इस हाइट पे पर्टिकुलर हाइट पे, तो उसकी कौन सी एनर्जी है, P बराबर mgh, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, P बराबर mgh। ये सभी ने पढ़ रखी हुई 9th के अंदर, तो इवन जो बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा, तो P बराबर mgh, m मास है, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और h क्या है हाइट ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट हमारा फॉल हो रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इसमें चेंज होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जा रही है। तो जैसा कि आपको पता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जा रही है। लेकिन उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एनी पॉइंट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। चाहे हमें ना इसी पॉइंट पे देखें, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट हमारा फॉल हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पे चेक की, यहाँ पे चेक की, यहाँ पे चेक की, यहाँ पे चेक की, तो वो एनर्जी हमें क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या है बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी सम है काइनेटिक एनर्जी का और किसका, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये तो मैंने आपको पहले एग्जांपल बता दिया। अगर स्टोन फॉल हो रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। देखो पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। पहले क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वो चेंज हो रही है धीरे धीरे। लेकिन टोटल एनर्जी तो किस क्या रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी तो क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी ना, ये तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और भी हम दूसरा एग्जांपल और ले सकते हैं, पेंडुलम का भी ले सकते हैं एग्जांपल। अगर आपने सिंपल पेंडुलम देखी हो, देखो पेंडुलम के अंदर क्या होता है, ऐसा सिस्टम होता है, ये होती है बो, ये ऐसे ऑसिलेट करते हैं, एक बार इधर जाएगी और एक बार ये इधर जाएगी। पेंडुलम ये क्या है, बो, बीओबी। ये है, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको, मीन पोजीशन। और इनको बोला जाता है, ऐसे ऑसिलेट करके जाएगी, इसको बोला जाता है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर ये लेवल मानते हो रेफरेंस के लिए, तो मान लो कितना, एच हाइट है। तो जैसे ही यहाँ पे जाएगी, यहाँ पेंडुलम मीन पोजीशन से इस साइड ऑसिलेट करेगी, तो पर्टिकुलर हाइट गेन करेगी ना, तो इस पॉइंट पे इसकी कौन सी एनर्जी होगी। अगर मैं लिखता हूँ मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पता ही है। तो इस पॉइंट के ऊपर सपोज करो हमारी वो भी यहाँ पे है, ऑसिलेट करके यहाँ पे पहुंच गई, तो यहाँ इस पॉइंट पे एट उस इंस्टेंट के ऊपर इस पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं होगी तो राइट सिंबल दिखा रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जीरो। अब जैसे यहाँ पे आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे किसमें चेंज होगी। अब देखो इस पॉइंट पे क्या होगी, इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि इसको यहाँ जाना है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी तो कैसे जाएगी। तो यहाँ पे वो सारी पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होगी, यहाँ पे सारी जो पोटेंशियल एनर्जी किसमें चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे कितना काइनेटिक एनर्जी सारी चेंज होगी, अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। फिर यहाँ पहुंच जाएगी, फिर क्या होगा, फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कुछ, काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो ऐसे खेल चलता रहेगा। लेकिन टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी ना। यानी ये इसमें चेंज हो रही है, ये इसमें, यहाँ पे ये खेल चल रहा है, देखो ध्यान से। काइनेटिक किसमें चेंज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी किसमें हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो हमारी क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। और फिजिक्स के अंदर सारे फिनोमेना किसको फॉलो करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अगर नहीं फॉलो करेंगे तो फिर ये उनका फिजिक्स में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ओके, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है।
सेकंड लॉ बच्चों क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें भी आपने काफी बार पढ़ा होगा, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो लिख दें द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed but it can be transferred from one body to another। चार्ज को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर बाई फ्रिक्शन, रब करके। ठीक है, तो कई तरीके हैं चार्ज को ट्रांसफर करने, उन पे हम बात नहीं करेंगे। तो ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं तो पेयर प्रोडक्शन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिलहाल, है ना। पेयर प्रोडक्शन क्या होता है, पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक गामा रे फोटोन चेंज हो जाता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में। दिस वन इज इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन का भाई है क्या, पॉजिट्रॉन, इसे पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए पॉजिट्रॉन। तो गामा रे किस में चेंज हो गया, पेयर बन गई ना, तो इसको क्या बोला, पेयर प्रोडक्शन। ये है गामा रे फोटोन, जस्ट फोटोन भी बोल सकते हैं और गामा रे फोटोन भी। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल, और भी काफी एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल ये भी लिख सकते हैं हम इसका, रेडियोएक्टिव डीके, यूरेनियम 238 92 तो चेंज होता है, वो होता है बच्चों थोरियम 2349T प्लस में एक अल्फा पार्टिकल एमिट होता है। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे कितने प्रोटॉन्स है या इलेक्ट्रॉन्स है, 92, यहाँ पे भी 90 और 2 कितने, 92, दोनों साइड कितने हैं, 92 to 92। तो यानी ये भी इसको फॉलो कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो कर रहा है। ये रिएक्शन भी, ये है रेडियोएक्टिव डीके, ये रिएक्शन क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिव डीके, रेडियोएक्टिव डीके। ओके, तो ये किसका एग्जांपल था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एमटीएम, शॉर्ट में लिखा हूं लीनियर मोमेंटम, एमटीएम। देखो ये हम यूनिट नंबर 3 में ही पढ़ेंगे, लेकिन अब भी हम पढ़ेंगे। ये क्या कहता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, लीनियर मोमेंटम, linear momentum of the system is constant। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये बच्चों को काफी तंग करता है, यानी ऐसा सिस्टम जिसपे नो एक्सटर्नल फोर्स विल एक्ट, इस पे कोई फोर्स बाहर से काम नहीं कर रही, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रही, उसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये क्या कहता है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, नेट या टोटल, नेट लीनियर मोमेंटम या टोटल बोल दो, एक ही वर्ड मतलब है। टोटल लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा सिस्टम का। ओके, तो इसको एक बार हम पढ़ने से पहले एक बार एक चीज बता देता हूं आपको, F बराबर dp बाई dt होता है, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही, F कितना है, F0 है। F0 किसका मतलब क्या, dp बाई dt कितना, 0। और ये क्या है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, किसका,
पी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा, कितना आ रहा है 0। डिफरेंशिएशन से हम चेंज कैलकुलेट करते हैं, तो पी के अंदर चेंज टाइम के साथ चेंज कितना आना 0, यानी पी क्या है कांस्टेंट, पी क्या है कांस्टेंट या कंजर्व, पी हमारा कांस्टेंट या कंजर्व है। तो ये क्या हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल बच्चों क्या, रिकॉइलिंग ऑफ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन। दूसरा एग्जांपल क्या है, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब। काफी एग्जांपल इसका हम यूनिट नंबर 3 में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तीसरा एग्जांपल है एक्सप्लोजन बम, वर्किंग ऑफ रॉकेट, वर्किंग रॉकेट की इस पे बेस है। काफी एग्जांपल। रिकॉइलिंग गन में क्या होता है, जब भी हम गन को फायर करते हैं तो आपको पता बुलेट तो आगे की तरफ जाएगी और गन है ना पीछे की तरफ आती है, किस लिए आती है, मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, यानी आगे जितना मोमेंटम इम्पार्ट हुआ उतना ही पीछे, ठीक है, यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम वाला कंसेप्ट। ओके, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब जब भी एक्सप्लोड होता है तो उसके पीसेज हर डायरेक्शन के अंदर अंदर जाते हैं मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। कुछ वर्किंग ऑफ रॉकेट, रॉकेट कैसे काम करता है, ये रॉकेट है जैसे, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है रॉकेट, तो यहां से अपवर्ड लिफ्ट रॉकेट को कैसे मिलती है बच्चों, ये जब ऊपर की तरफ जाता है तो यहां से, ठीक है, यहाँ पे नोजल के थ्रू कुछ गैस एस्केप आउट करता है, तो ये इसको अपवर्ड मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं, यानी जितना मोमेंटम इस साइड है उतना ही ऊपर की साइड है, इक्वल मोमेंटम। ये एस्केपिंग ऑफ गैसेज विल प्रोवाइड अपवर्ड मोमेंटम टू रॉकेट। तो ये भी किसका एग्जांपल है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। अब लास्ट एग्जांपल क्या बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अंदर क्या होगा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम टोटल एंगुलर मोमेंटम of system will remain constant, ओके, यानी आइसोलेटेड सिस्टम, फिर वही बात है। अभी यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का बच्चों यहाँ पे मतलब है नो एक्सटर्नल टॉर्क, देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, कोई ऑब्जेक्ट जब अगर रोटेट करता है तो वहां पे कंसेप्ट आ जाता है एंगुलर मोमेंटम का, और अगर उसका मोशन ऐसे होता है, लीनियर मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, तो किसका कंसेप्ट आता है, लीनियर मोमेंटम का, और रोटेट करता है तो किसका, एंगुलर मोमेंटम का। क्योंकि जब वो रोटेट करेगा तो क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। अगर डोर को हम ओपन या क्लोज करते हैं तो उसमें क्या होता है, टॉर्क। और देखो लीनियर मोशन हो रहा है तो फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट हमारा रोटेट कर रहा है, मोशन कैसे हो रहा है, रोटेटरी हो रहा है, तो वहां पे लगेगा टॉर्क, फोर्स ही जगह क्या जाएगा, टॉर्क। अगर लीनियर मोशन हो रहा है तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, और अगर रोटेटरी मोशन हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगल चेंज होगा ना, जैसे ये है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट सपोज करो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ का एंगल चेंज होगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो एंगल चेंज हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे कंसेप्ट किसका आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का। एक ये फॉर्मूला है, एज टो बराबर क्या होता है, dl बाई dt। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो कोई टॉर्क काम नहीं करेगा, नो एक्सटर्नल टॉर्क, और dl बाई dt कितना, 0, यानी L कितना, फिर कांस्टेंट, L क्या आ गया हमारा कांस्टेंट, यानी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। एग्जांपल इसके बच्चों, एग्जांपल इसका है कि
कोई प्लेनेट जब रिवॉल्व करता है तो सन के अराउंड, तो जब सन के जो पास से जब वो पास होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्या हो जाती है, डिक्रीज। जैसे कि प्लेनेट जब I बराबर mr², ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब सन के, जैसे ये सन है, आपको पता है प्लेनेट जो घूमते हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ये इलिप्स है, तो यहाँ पे सन है, या तो यहाँ फोकस बना लो, यहाँ फोकस पे। तो अगर प्लेनेट ये है तो हमारा यहाँ से पास होगा, तो r क्या हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हुई, डिक्रीज। तो I भी क्या, डिक्रीज। I क्या है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे। I क्या है, मोमेंट। I डिक्रीज तो ओमेगा इंक्रीज होगा लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ओमेगा क्या होगा, इंक्रीज होगा लीनियर मोमेंटम। तो जब भी सन के पास से प्लैनेट पास होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ओके, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो ये किसका एग्जांपल है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। ओके, और वैसे अगर एग्जीक्यूटर में बात करें तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होगा, L = I ओमेगा। ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ से अब साफ दिख रहा है I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा। तो ये अगर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, तो ये क्या हुआ, इंक्रीज। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मास के इक्विवेलेंट ही है। लीनियर मोशन में जो मास होता है ये एंगुलर मोशन के अंदर मास का कंसेप्ट हमें बताता है। तो ये थे कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, इनको हम बाद में भी पढ़ेंगे, इसलिए मैंने थोड़े से आपको ये मतलब कि वैसे तो करवा दिया डीपली, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आएगा यूनिट नंबर 5 में, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आएगा यूनिट नंबर 3 में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये +2 में आएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन चार्ज आपने पहले ही पढ़ रखे काफी बार, ये आपके लिए नए हैं, तो इनको वहां भी हम अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा बच्चों वो होगा यूनिट एंड मेजरमेंट्स के बारे में, तो वहां से आपका एक्चुअल में फिजिक्स हमारा स्टार्ट होगा। ये तो जस्ट क्या था, इंट्रोडक्शन टाइप था। ठीक है, तो यूनिट और मेजरमेंट क्या होती है, यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।